2014 की शुरुआत की बात है। मैंने पहली बार सीरिया जॉर्डन की बॉर्डर की ओर रुख किया, ज़ातारी रिफ्यूजी कैंप की ओर। हमारे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही एक सर्द तूफान उस कैंप को ठोकर मारते हुए गुजरा था। तमाम टेंट धराशायी होकर इधर उधर बह रहे थे और रिफ्यूजी एक बार फिर बेघर होने की यातना को झेल रहे थे। उनके पास जो थोड़े से कपड़े और खाने का सामान था वो सब बर्बाद हो चुका था। हम इमरजेंसी रिलीफ ट्रिप के तहत उन्हें स्वेटर, जैकेट, राशन, पोर्टेबल हीटिंग यूनिट और दवाइयां देने के लिए आए थे। रिफ्यूजी कैंप रिहायशी इलाके से दूर था। कटीले तारों की ऊंची बाड़ उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। जब हम कैंप पहुंचे, गार्ड ने हमें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हमने गार्ड को अपने सीरियाई पहचान पत्र दिखाए, उसे कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास राइफल का दम था और वो नहीं माना। हम बाढ़ के दूसरी ओर धूल भरी सड़क पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में हमने देखा कि गल्फ स्टेट के रईस धर्मात्माओं से भरी एक के बाद दूसरी लग्जरी कार आती गई और गार्ड बिना सवाल उनका इस्तकबाल करता गया। लेकिन हम जैसे लोग जो पैदल पहुंच रहे थे, जो सीरिया के थे और जिनके पास अपने बैग्स के अलावा और कोई सामान नहीं था, उन्हें अंदर दाखिल करने से मना किया जा रहा था। मेरे पास एक और आदमी बैठा हुआ था और हमारे बीच उसकी बेटी, यही कोई 7-8 साल की बच्ची। उसे प्यास लगी थी। उसने पानी मांगा, लेकिन आदमी ने पानी की जगह उसे नसीहत थमा दी कि उसे सख्त जान होना चाहिए। बच्ची चुप हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से पानी मांगा और फिर से वही जवाब मिला। चौथी बार जब लड़की ने फिर से पहलू बदला तो पिता उठ खड़ा हुआ, बोला, देखता हूं, गार्ड से पूछता हूं। पानी के बदले में गार्ड राइफल के बट से उसे पीटने लगा। मैं पलट कर बैठ गई। जो हो रहा था न मैं उसे देख सकती थी, न तस्वीर ले सकती थी और न लिख सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि पानी मांगने पर एक बेघर इंसान को राइफल से मारना किसी तौर पर नरक में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। उस आदमी की बीवी अपने पति पर रहम करने की गुहार करने लगी। तभी एक और लग्जरी कार आई। पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपना कैमरा उठाकर तस्वीर उतारने की कोशिश करने लगा। वो गरीब रिफ्यूजी औरत की तस्वीर लेना चाहता था और मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती थी। अचानक मुझे समझ आया कि कैमरे के उस पार होने का क्या मतलब होता है। लोगों को उनके दर्द से निकलने में मदद करने की बजाय वे दर्द भरे लम्हों को कैद करना और उसे अपने फ्लैश ड्राइव में महफूज रखना चाहते हैं, ताकि बैंक्वेट डिनर्स के दौरान उन्हें शो करके वाहवाही और पैसा कमा सके। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे बताया था कि एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने उससे कहा था कि वो दुपट्टे से अपना चेहरा ढक ले, क्योंकि वो उसकी दर्द भरी नीली आंखों की तस्वीर लेना चाहता था। चालाक जर्नलिस्ट के लिए उस लड़की की आंखों में उतरा गुस्सा आज नगण्य होकर रह गया है। तभी हमें भी आखिर कैंप में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। मैंने देखा कि इस बीच एक और कार रिफ्यूजी कैंप के नजदीक आ पहुंची, यानी एक और रईस धर्मात्मा, एक और विदेशी। कैंप की एक लड़की ने मुझे इन आदमियों के बारे में बताया। वो लोग पैसा देकर बीवियों का जुगाड़ करने आते हैं और छुट्टियां खत्म होते ही, यानी
हद से हद 1-2 हफ्ते में ही उनको तलाक थमा दिया जाता है। उसने कहा वे लोग इस डर से छिप जाती हैं कि कहीं वे पकड़ न ली जाएं। उस इलाके में मैंने छोटी छोटी ब्राइडल शॉप्स देखी। एक छोटी सी लड़की को उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन एक चमकीला नीला लिबास पहनाने की कोशिश कर रही थी। लड़की उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह शादी उसके लिए कैंप से बाहर निकलने की टिकट थी। लड़की की माँ उसे समझाने लगी कि वो उसे प्यार करने लगेगी और फिर से वे उसे जबरन उस लिबास या कहें कि उस रिश्ते में फिट करने की कोशिश करने लगी जिसमें फिट न होने की वो दुआ कर रही थी। वहीं पर एक औरत ने मुझे अपना बेटा दिखाया जो चीख चीख कर तमाशा खड़ा किए था। वो लड़का अपने खौफनाक कल को भूल नहीं पा रहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि उसके बेटे को क्या हुआ है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ शरीर का दर्द मिटाने की दवाएं थी। मन का दर्द मिटा सके ऐसी कोई दवा हमारे पास नहीं थी। मैंने उस माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। माफी के अलावा और मैं कह भी क्या सकती थी। एक लड़की मुझे टेंट में एक और ले गई। उसने मुझे वो सब बताया जो सीरिया में उसके साथ हुआ। उसे और दूसरी कई लड़कियों को सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस से या घरों में से उठा लिया गया था। उनमें से कुछ ने सुसाइड कर लिया और जो नहीं कर पाई उनके जिस्म और ज़हन को घाव मिले। उसने मुझे अपने घाव दिखाए। घर वाले उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उसने कहा कि परंपरागत कबीलों और कस्बों में उस जैसी लड़कियों के लिए कोई भविष्य नहीं होता। उसने मुझसे धीमे से पूछा कि क्या मैं किसी सर्जन को जानती हूँ, कोई ऐसा डॉक्टर जो उसके जिस्म के घाव भर दे, उसे पहले जैसी बना दे ताकि कोई कुछ न जान सके और वो सब कुछ भुलाकर शादी कर सके। मैंने कहा मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी टीम के लोग उसकी और उसके जैसी दूसरी लड़कियों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसने कांपते हुए मना कर दिया। बोली वे सबके सब मर्द हैं और लोकल भी। अगर उन्हें सर्जरी करनी पड़ी तो सबको पता चल जाएगा। मुझे लगा कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ। क्या कर सकती थी मैं। चलते वक्त उसने मुझे कागज का पुर्जा दिया जिसमें अरबी में एक नंबर लिखा था। उसने वो पुर्जा मेरी जेब में रख दिया। मुझे आज भी याद है, चलते चलते भी उसने मिन्नत की थी कि मैं उसे भुला न दूं, उन लड़कियों को भुला न दूं जिन्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक सर्जन की सख्त जरूरत है। उसकी वो मिन्नत मुझे आज भी सुनाई देती है और मैं खुद को वैसा ही पैरालाइज महसूस करती हूँ जैसे उस वक्त किया था।